लफ्जों का हुनर, मुश्किल सी डगर, मोहब्बत की रवानी, सियासत की कहानी, कोस कोस पर बदले पानी, चार कोस पर वानी, कुछ इस तरह से उत्तर प्रदेश की सियासत का रंग भी बदलता है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नासिर कुरैशी और आप देख रहे हैं खबरें अभी तक। और आज बात करेंगे यूपी वाली सियासत की, उन तमाम कहानियों की जिसने वक्त वक्त पर यूपी की राजनीति को, यूपी की सियासत को बदला है, बहुत सा अहम मुकाम दिया है और कई बार लोगों को चौंका भी दिया। कई नाम हैं, कई चेहरे हैं, बहुत सारे सियासतदान हैं। उनमें से कुछ ऐसे हैं जिन्होंने सियासत में अपनी अलग जगह बनाई और उनकी जगह ने देश की सियासत को कई बार प्रभावित किया है। सबसे पहले मुलायम सिंह यादव की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में यह नाम ही काफी है जिन्होंने जो संघर्ष किया, जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक सितारे की तरह चमके। लेकिन सबसे अलग मुलायम सिंह यादव की उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो कद और जो उनका रुतबा था वो बहुत अहम है। उससे ऊपर उठ पाना बहुत से लोगों के लिए नामुमकिन भी हो। साइकिल से संसद तक का सफर मुलायम सिंह यादव को इस परिभाषा से संबोधित करें तो कुछ गलत नहीं होगा। उत्तर प्रदेश की सियासत में उन्होंने जो मुकाम हासिल किया उसे कोई नहीं भूल सकता। उत्तर प्रदेश में समाजवाद का मतलब मुलायम सिंह यादव की अगुवाई में समाजवादी पार्टी ने ही समझाया था, वो भी राम मनोहर लोहिया के आदर्शों पर चलते हुए। लेकिन उन्होंने जब ये सफर शुरू किया था तो मुश्किलें कई थी, चुनौतियां बेपनाह थी। मुलायम सिंह यादव लोगों के लिए मन से मुलायम थे, मगर अपने फैसले लेने में कठोर। क्योंकि जिस लक्ष्य को हासिल करने के उन्होंने ठान ली, वो रास्ते भले ही अपनी मुश्किलें बढ़ा दे, लेकिन मजाल है कि कोई उन्हें राह से डगमगा सके। पहलवानी का शौक था, पढ़ने और पढ़ाने में रुचि थी, और यही सब करते करते मुलायम सिंह ने सियासत की राह पकड़ ली। अस्सी और 90 के दशक में बैकवर्ड पॉलिटिक्स यूपी में छाई हुई थी। हालांकि उत्तर प्रदेश में बैकवर्ड पॉलिटिक्स स्वतंत्रता के बाद से ही चल रही है। एससी और एसटी को संविधान के जरिए राजनीति में स्थान मिल गया था। साल 1977 में पहली बार राज्य मंत्री बनाए गए। 1980 में वो उत्तर प्रदेश में लोक दल के अध्यक्ष भी रहे। 1982 में मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश विधानसभा में नेता विपक्ष चुने गए। बीजेपी समर्थन के साथ मुलायम सिंह 1989 में पहली बार मुख्यमंत्री बने। लेकिन बीजेपी की राम जन्मभूमि यात्रा के दौरान मुलायम सिंह और भारतीय जनता पार्टी के संबंधों में खटास पैदा हो गई, जब मुलायम सिंह यादव ने इस यात्रा को सांप्रदायिक करार देते हुए इसे अयोध्या न पहुंचने की बात कही। 1990 में वीपी सिंह सरकार के गिरते ही मुलायम सिंह यादव चंद्रशेखर के साथ जनता दल में शामिल हो गए। कांग्रेस के समर्थन के कारण वो मुख्यमंत्री पद पर काबिज रहे। 1991 में जब कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह की नेतृत्व वाली सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया, तब उन्हें अपना पद भी छोड़ना पड़ा। 1992 में मुलायम सिंह यादव ने समाजवादी पार्टी की स्थापना की। 1993 में होने वाले चुनावों में इस दल का गठबंधन बीएसपी से किया गया, लेकिन इस गठबंधन को भी पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं हुआ था। लेकिन जनता दल और कांग्रेस के समर्थन के साथ वो दोबारा मुख्यमंत्री पद पर काबिज हुए। 1996 में वो मैनपुरी निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा सदस्य बने। उन्हें केंद्रीय रक्षा मंत्री बनाया गया। 1998 में उनकी सरकार गिर गई, लेकिन 1999 में संभल निर्वाचन क्षेत्र से जीत दर्ज करने के साथ ही वो एक बार फिर लोकसभा पहुंचे। साल 2002 में बीएसपी के साथ गठबंधन कर सरकार का निर्माण किया।
2003 में बीजेपी इस गठबंधन सरकार से अलग हो गई और सभी निर्दलीय और बीएसपी के बागी विधायकों के समर्थन से मुलायम सिंह यादव तीसरी बार मुख्यमंत्री बने। राम मनोहर लोहिया, चौधरी चरण सिंह और कांशीराम ने जरूर कोशिश की थी बैकवर्ड क्लास की राजनीति करने की। लोहिया ने जाति के आधार पर लोगों को इकट्ठा करना शुरू किया। कांशीराम ने भी बहुजन समाज की कल्पना की थी, पर चौधरी चरण सिंह ने जाट और यादव को मिलाकर जो राजनीति शुरू की, उसके बाद पहली बार बैकवर्ड समाज के लोगों को अपनी पहचान और ताकत दिखाने का मौका मिला। पर 1979 में प्रधानमंत्री बनने के बाद चरण सिंह ने कुलाक बजट पेश किया, जिससे सिर्फ बड़े किसानों को ही फायदा हुआ। राम मनोहर लोहिया और चौधरी चरण सिंह की राजनीति को कोई भुनाने में कामयाब रहा तो वो थी मुलायम सिंह यादव। मुलायम सिंह यादव 1967 में लोहिया की संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से विधायक बने। 1968 में लोहिया की मौत के बाद मुलायम ने चरण सिंह की भारतीय कृषक दल ज्वाइन कर ली। 1974 में इसी के टिकट से फिर विधायक बने। उसी साल दोनों पार्टियों का विलय हो गया, नाम पड़ा भारतीय लोक दल। ये पार्टी 1977 में जनता पार्टी के साथ मिल गई और उत्तर प्रदेश में उसी साल मुलायम सिंह यादव स्टेट कैबिनेट में मिनिस्टर बने। चरण सिंह ने 1979 में जनता पार्टी से नाता तोड़ लिया और लोकदल के नाम से नई पार्टी बना ली। मुलायम उनके साथ ही रहे। 1987 में चरण सिंह की मौत हो गई। लोकदल दो ग्रुपों में टूट गया। एक फैक्शन चरणजीत सिंह के बेटे अजीत सिंह के साथ चला गया, दूसरा मुलायम सिंह यादव के साथ। 1989 में मुलायम ने जनता दल के साथ नाता जोड़ लिया। 1990 में जनता दल टूटा और मुलायम चंद्रशेखर के साथ चले गए। इसको एसजेपी कहा गया। मुलायम के पास 3 सुरमाओं के साथ काम करने की ट्रेनिंग थी। उन्होंने लोहिया की सोशलिस्ट पॉलिटिक्स, चरण सिंह की किसान पॉलिटिक्स और वीपी सिंह की बैकवर्ड पॉलिटिक्स को करीब से देखा था। उनके पास मौका था तीनों विचारों को साथ लेकर राजनीति शुरू करें, क्योंकि ये तीनों ग्रुप यूपी का बहुत बड़ा वोट बैंक था। इसके साथ ही ये मौका भी था कि मुस्लिम समुदाय को भी अपने साथ जोड़ लेते। 1989 के चुनावों में बैकवर्ड समाज खुल के सामने आया था और जनता दल ने 208 सीटों और 30% वोटों के साथ सरकार भी बनाई थी। समाजवादी पार्टी के वोटों का ज्यादातर हिस्सा इसी वोट बैंक से आया था। फिर समाजवादी पार्टी ने मुस्लिमों और बैकवर्ड हिंदुओं को मिलाकर नई राजनीति शुरू की। बाबरी मस्जिद की आड़ में भाजपा का भय दिखाकर मुसलमानों को अपनी तरफ करने की कोशिश की। फिर हिंदू समाज को फॉरवर्ड और बैकवर्ड में बांटकर खुद को बैकवर्ड समाज का मसीहा बनाने की भी कोशिश की गई। पर यादवों के अलावा बहुत ज्यादा बैकवर्ड मुलायम की तरफ नहीं आ पाए। फिर मुलायम ने एक और दांव चला। राजा भैया और अमर सिंह के साथ मिलकर राजपूत वोटों को भुनाने की भी कोशिश की। 2004 लोकसभा चुनाव में जाकर इनको 19% ठाकुरों का वोट मिल पाया। 1999 के लोकसभा चुनाव में यह मात्र 4% था। 2002 के विधानसभा चुनाव में सपा को स्वर्णों के वोट जरूर मिले थे, लेकिन मुस्लिमों के वोट कट गए थे। कहते हैं कि मुलायम सिंह यादव को सीएम की कुर्सी तक पहुंचाने में अमर सिंह का बड़ा योगदान था। बाद में सपा में आजम खान का कद बढ़ा तो अमर सिंह की उनसे तल्खी बढ़ गई और हमेशा रही। अमर सिंह उद्योगपति थी, लेकिन उनकी असल पहचान राजनीति के किंग मेकर के रूप में होती थी। वो 90 के दशक में समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव के संपर्क में आए थे। कहा जाता है कि मुलायम को मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाने में अमर सिंह का बड़ा योगदान रहा। एक समय सपा में वो नंबर 2 पोजीशन पर थे। गठजोड़ करने में मुलायम ने 3 टेक लिए हैं। शुरुआत में एंटी कांग्रेस, एंटी बीजेपी के आधार पर जनता दल और अन्य सेकुलर पार्टियों के साथ मिलकर सरकार भी बनाई। 1996 में देवेगौड़ा की केंद्र सरकार में डिफेंस मिनिस्टर भी रहे। कांग्रेस इसमें बाहर से सपोर्ट कर रही थी। 1998-99 में मुलायम ने कांग्रेस के प्रति अपनी नरमी दिखाई, पर सोनिया की नेतागिरी को स्वीकार नहीं किया। 1992 में समाजवादी पार्टी का उदय हुआ तो उत्तर प्रदेश बड़े ही रोचक दौर से गुजर रहा था। देश में मंडल, मंदिर और मार्केट की गूंज चल रही थी और उत्तर प्रदेश इसका केंद्र बना हुआ था। मुलायम के लिए यह बड़ा चुनौती वाला वक्त था। मंदिर के साथ मुलायम के सेकुलरिज्म का एसिड टेस्ट हो रहा था। मार्केट में मनमोहन ने सुधार किया था प्राइवेटाइजेशन की तरफ, और ये मुलायम के समाजवाद के खिलाफ था। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।
और अब बात मायावती की। आईएएस का सपना देखने वाली, आईएएस बनने का सपना देखने वाली मायावती जब यूपी की सियासत का हिस्सा बनी तो सियासत के रास्ते पर चलते हुए वो मुकाम हासिल किया जिसकी शुरुआत में शायद उन्होंने भी कल्पना नहीं की होगी। 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही मायावती अपने अंदाज और अपने प्रभाव से यूपी की सियासत को प्रभावित करती रही हैं। 4 बार उत्तर प्रदेश की कमान संभाली, राजनीतिक सफर नहीं था आसान, इरादे थे मजबूत, भरी हौसलों की उड़ान। बसपा सुप्रीमो मायावती जो 4 बार उत्तर प्रदेश में सत्ता के सिंहासन पर काबिज हुई, लेकिन बसपा सुप्रीमो मायावती का राजनीतिक सफर उतना आसान नहीं रहा। एलएलबी की पढ़ाई करने वाली मायावती सिविल सर्विसेज में जाना चाहती थी, मगर उनकी नियति को कुछ और ही मंजूर था। कांशीराम के संपर्क में आने के बाद मायावती के जीवन की दिशा ही बदल गई और वो उत्तर प्रदेश की राजनीति की एक दिग्गज हस्ती बनकर उभरी। प्रदेश की राजनीति में आज मायावती का अच्छा खासा रसूख है। प्रदेश में एक अच्छी पैठ रखने वाली मायावती 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। राजनीति में उनका प्रवेश कांशीराम की विचारधारा से प्रभावित होकर हुआ। राजनीति में आने से पहले मायावती अध्यापक थी। राजनीतिक जीवन के लंबे अनुभवों से गुजरने वाली मायावती 1979 में पहली बार सांसद बनी थी। 1995 में वो अनुसूचित जाति की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। 21 मार्च 1997 को मायावती ने दूसरी बार यूपी की मुख्यमंत्री की कमान संभाली। 3 मार्च 2002 को मायावती तीसरी बार यूपी की मुख्यमंत्री बनी। 13 मई 2007 को मायावती ने चौथी बार सूबे की कमान संभाली और 14 मार्च 2012 तक मुख्यमंत्री रही। मायावती ने भले ही 1995 में पहली बार सत्ता संभाली हो, लेकिन वो इससे पहले भी पिछड़ों के लिए मसीहा बन गई थी और उनके सिर पर हाथ था कांशीराम का। और जब उन्होंने अपना सियासी सफर शुरू किया तो उसके बाद फिर कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। 1984 में मायावती बसपा में शामिल हुई। मायावती ने 9वां आम चुनाव जीता और पहली बार सांसद बनी। 1994 में पहली बार राज्यसभा पहुंची। 1995 में वो पहली अनुसूचित जाति की महिला मुख्यमंत्री बनी। 1996 से 98 तक विधायक रही। 21 मार्च 1997 को दूसरी बार यूपी की मुख्यमंत्री बनी। 1998 में 12वीं लोकसभा के लिए दूसरी बार चुनी गई। उत्तर प्रदेश की अकबरपुर से चुनाव जीती और सांसद बनी। 1999 में मायावती 13वीं लोकसभा के लिए तीसरी बार चुनी गई। 15 दिसंबर 2001 को कांशीराम ने मायावती को बसपा की कमान सौंपी। मार्च 2002 में मायावती ने अकबरपुर लोकसभा सीट से इस्तीफा दे दिया। 3 मार्च 2002 को मायावती तीसरी बार यूपी की मुख्यमंत्री बनी और 26 अगस्त 2002 तक सीएम रही। 18 सितंबर 2003 को मायावती बहुजन समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी। 2004 में मायावती 14वीं लोकसभा के लिए अकबरपुर लोकसभा सीट से चुनाव जीती और चौथी बार सांसद बनी। 2004 में मायावती ने लोकसभा से इस्तीफा दिया और दूसरी बार राज्यसभा सांसद बनी। 27 अगस्त 2006 में मायावती दूसरी बार पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनी गई। 13 मई 2007 को मायावती चौथी बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी और 14 मार्च 2012 तक सीएम रही। मायावती का राजनीतिक सफर आज पूरी दुनिया के सामने है और देश उन्हें बहन जी के नाम से भी पुकारता है, क्योंकि अनुसूचित जाति के लिए उन्होंने जो किया उसके बाद से वो उनके लिए मसीहा बन गई। और उनका यह सफर इतना भी आसान नहीं था, क्योंकि कभी स्कूल में पढ़ाती थी और सपना था एक आईएएस अफसर बनने का। मायावती राजनीति में आने से पहले स्कूल में पढ़ाती थी। 1984 में वो शिक्षिका की नौकरी छोड़ बसपा की पूर्णकालिक सदस्य बन गई। उनकी कड़ी मेहनत की बदौलत 1989 में बहुजन समाज पार्टी ने 13 सीटों पर चुनाव जीता और मायावती पहली बार सांसद बनी। 1995 में वो उत्तर प्रदेश की गठबंधन सरकार में मुख्यमंत्री बनाई गई।
2001 में बसपा प्रमुख एवं पार्टी संस्थापक कांशीराम ने मायावती को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। 2002-2003 के दौरान भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन सरकार में मायावती फिर से मुख्यमंत्री बनी, लेकिन बीजेपी ने समर्थन वापस लिया तो मायावती की सरकार गिर गई और सूबे की कमान मुलायम सिंह यादव के हाथों में चली गई। मायावती 2007 के विधानसभा चुनाव जीतकर फिर से सत्ता में लौटी और यूपी की कमान संभाली। 2012 के विधानसभा चुनाव में मायावती की बहुजन समाजवादी पार्टी चुनाव हार गई और यूपी की कमान अखिलेश यादव के हाथों में आ गई। साल 2002 में मायावती के घर पर सीबीआई की छापेमारी हुई। ताज हेरिटेज कॉरिडोर में वित्तीय अनियमितताओं को लेकर मायावती और कुछ अन्य लोगों के घर सीबीआई की छापेमारी हुई। 2007 में तत्कालीन राज्यपाल टीवी राजेश्वर ने कहा कि इस मामले में उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने भी सीबीआई की याचिका को खारिज कर दिया। सीबीआई ने मायावती पर आय से अधिक संपत्ति रखने का मामला दर्ज किया। दिल्ली हाई कोर्ट ने 2011 में मायावती के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया। 6 जुलाई 2012 को सुप्रीम कोर्ट ने मामले को खारिज कर दिया। आखिरकार 8 अक्टूबर 2013 को सीबीआई ने मायावती के खिलाफ केस बंद कर दिया। कई मर्तबे मायावती विवादों में रही, कभी लाखों रुपए के नोट की माला पहनने के लिए तो कभी जन्मदिन पर चंदा इकट्ठा करने के लिए। एक बार तो उनकी सुरक्षा में तैनात डीएसपी लेवल का पुलिस अधिकारी सबके सामने उनकी जूती साफ करने लगा था। इस मामले के बाद भी मायावती जमकर ट्रोल हुई थी। पिछले करीब 30 सालों में यूपी में मायावती ही एक ऐसी मुख्यमंत्री रही जिनके साथ राजा भैया की नहीं बनी। मायावती के सीएम रहते राजा भैया अलग अलग समय पर लगभग 26 महीनों तक बंद रहे। राजा भैया के पिता उदय प्रताप सिंह को भी बीएसपी चीफ ने जेल भिजवाया था। मायावती और राजा भैया की अदावत साल 2002 में शुरू हुई, जब बीएसपी ने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई थी। सरकार बनते ही मायावती ने राजा भैया को यूपी सरकार को अस्थिर करने के आरोप में गिरफ्तार करवा दिया था। लेकिन एक वक्त था जब 1977 में जनता दल के मंच पर दिए भाषण ने मायावती को रातों रात पॉलिटिकल स्टार बना दिया। उस वक्त मायावती महज 21 साल की थी। उनका यह भाषण इतना जोरदार था कि वहां स्थित अनुसूचित समाज ने राजनारायण मुर्दाबाद और जनता पार्टी मुर्दाबाद तक के नारे लगा दिए और उसके बाद मायावती ने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक। उत्तर प्रदेश में 90 के दशक की शुरुआत में राजनीति का जो दौर था उसे मंडल और कमंडल यानी आरक्षण और राम मंदिर आंदोलन के तौर पर जाना जाता है। देश भर में एक तरफ मंडल आयोग की सिफारिशों का समर्थन और विरोध चल रहा था तो दूसरी तरफ अयोध्या में राम जन्मभूमि के लिए आंदोलन चल रहा था। उत्तर प्रदेश की सियासत में कई सूरमा रहे जिन्होंने न सिर्फ प्रदेश की कमान संभाली बल्कि पार्टी को भी उस मुकाम तक पहुंचाया जिसे इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में लिखा गया। ऐसी ही एक शख्सियत थे कल्याण सिंह, जिन्होंने उत्तर प्रदेश की सियासत में बीजेपी को तो एक नए आयाम तक पहुंचाया ही, साथ ही 2 बार प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे। 30 अक्टूबर 1990 को मुलायम सिंह यादव के यूपी के मुख्यमंत्री रहते हुए अयोध्या के कार सेवकों पर गोली चलाई गई, जिसमें कई कार सेवकों की मौत हो गई। बीजेपी ने उनका मुकाबला करने के लिए कल्याण सिंह को आगे किया। कल्याण सिंह ने महज 1 साल में बीजेपी को उस स्थिति में ला दिया कि पार्टी ने 1991 में पूर्ण बहुमत की सरकार बना ली। कल्याण सिंह 1967 में पहली बार उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए चुने गए और 1980 तक इस पद पर रहे। कल्याण सिंह को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान 21 महीने के लिए जेल में डाल दिया गया था। जून 1991 में बीजेपी ने विधानसभा चुनाव जीता और कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। उन्होंने 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद विध्वंस की पूर्व संध्या पर मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। नवंबर 1993 में उन्होंने अलीगढ़ के 2 विधानसभा क्षेत्रों अतरौली और कासगंज से चुनाव लड़ा और दोनों निर्वाचन क्षेत्रों से ही जीत हासिल की। भारतीय जनता पार्टी के साथ मतभेदों के कारण
उन्होंने पार्टी छोड़ दी और 1999 में राष्ट्रीय क्रांति पार्टी का गठन किया। 2004 में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के अनुरोध पर वो फिर से बीजेपी में शामिल हो गए और अपनी पार्टी का विलय कर दिया। उसी साल उन्होंने बुलंदशहर से बीजेपी की टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ा। 2009 में उन्होंने आजाद चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की। उसी साल वो समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। 2010 में उन्होंने समाजवादी पार्टी छोड़ दी और 5 जनवरी 2010 को जन क्रांति पार्टी की स्थापना की। 21 जनवरी 2013 को उन्होंने पार्टी को भंग कर दिया और 2013 में वो फिर से बीजेपी में शामिल हो गए। वहीं 1991 में उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने पर राजनाथ सिंह को शिक्षा मंत्री बनाया गया। 1994 में राजनाथ सिंह राज्यसभा के लिए चुने गए। साल 2000 में राजनाथ सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। इसके बाद 2003 में राजनाथ सिंह को केंद्र और कृषि फूड प्रोसेसिंग मंत्रालय दिया गया। मई 2009 में गाजियाबाद से एमपी चुने गए और 2014 का लोकसभा चुनाव लखनऊ से लड़ा। जीत हासिल कर नरेंद्र मोदी की सरकार में गृह मंत्री के रूप में शपथ ली और इस वक्त वो केंद्र की मोदी सरकार में रक्षा मंत्री हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक। राजनीति में फैसले किस तरह से लिए जाएं, ये भी ताकत का एहसास कराते हैं। नई पीढ़ी, नई नस्ल की बात बहुत से राजनेता करते हैं, तो साथ ही युवा चेहरे भी राजनीति में बहुत से ऐसे काम करने में कामयाब हुए या फिर कई बार ऐसी आलोचनाओं का शिकार बने जो सियासत को बदलने वाली थी। और इसी तरह से जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने तो एक नया चेहरा थे, बहुत सारी उम्मीदें थीं और फिर योगी आदित्यनाथ बने और किस तरह के फैसले लिए और जब उनके फैसले उनके सामने आए, प्रदेश के सामने आए, तो कैसी छवि बनी, ये रिपोर्ट देखिए। वक्त बदला तो उत्तर प्रदेश की सियासत में मुख्यमंत्री के चेहरे भी बदले। कभी बीजेपी तो कभी समाजवादी पार्टी सत्ता पर काबिज हुई, कभी बसपा का हाथी रेस में आगे निकल गया और एक बार फिर उत्तर प्रदेश के सियासी रण में शह और मात का खेल चल रहा है। इस वक्त योगी आदित्यनाथ के हाथों में प्रदेश की कमान है। उन्होंने 2017 में राज्य की बागडोर संभाली थी और अब एक बार फिर सियासी रण में उतरे हैं। योगी आदित्यनाथ गोरखपुर विधानसभा सीट से चुनाव मैदान में हैं। योगी आदित्यनाथ लगातार सुर्खियों में बने रहते हैं। उनको पसंद करने वाले और नापसंद करने वाले सभी एक बात को मानते हैं कि उन्हें पूर्वी उत्तर प्रदेश की राजनीति में अनदेखा नहीं किया जा सकता है। 1998 में चुनाव जीतकर सिर्फ 26 साल की उम्र में योगी लोकसभा पहुंचे। गोरखपुर सीट पर उनकी धमक है। योगी 5 बार सांसद चुने गए और इस वक्त उत्तर प्रदेश की राजनीति में बीजेपी के लिए सबसे बड़ा चेहरा है। हालांकि योगी से पहले समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव भी प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। वो बिना विधानसभा चुनाव लड़े सीएम बने थे, लेकिन इस बार वो भी विधानसभा चुनावों में हाथ आजमाएंगे। काबिले गौर है कि हर छोटे बड़े फैसले के लिए पिता और चाचा के आदेश का इंतजार करने वाले अखिलेश ने पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाकर पिता को राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से हटा दिया था और खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष बन बैठे। इसके अलावा चाचा शिवपाल को भी उन्होंने पद से हटा दिया। जाहिर है उत्तर प्रदेश ने सियासत के वो सूरमा दिए हैं जो खुद सत्ता की एक पूरी किताब है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक। और यूपी की सियासत का एक ऐसा कांड जिसने बहुत कुछ बदल दिया, बहुत चर्चाएं हुई और सियासत में शायद ऐसा ना भी हुआ हो। फिल्में भी बनी, फिल्मों में जिक्र हुआ, कभी बसपा और मुलायम की साइकिल, कभी बसपा के हाथी और मुलायम की साइकिल का सफर एक साथ हुआ करता था। लेकिन 1995 में जो कांड हुआ उससे दोनों की राहें जुदा हो गईं, जो भी हमेशा के लिए। इस गेस्ट हाउस कांड ने उत्तर प्रदेश की सियासत में खलबली मचा दी। वो तारीख थी 2 जून 1995, जब बीएसपी ने एक दिन पहले ही मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व में बनी सपा बसपा सरकार से समर्थन वापस ले लिया था। अब तैयारी मायावती को यूपी की सत्ता पर बैठाने की थी। बीमारी से जूझ रहे बीएसपी सुप्रीमो कांशीराम दिल्ली में थे और मायावती लखनऊ में। दोनों पल पल बदलती राजनीति और दांव पेच पर एक दूसरे से लगातार बात कर रहे थे।
यूपी के राज्यपाल मोतीलाल वोरा से मिलकर मायावती बीजेपी, कांग्रेस और जनता दल के समर्थन से सरकार बनाने का दावा पेश कर चुकी थी। हर खेमे में बैठकों का दौर चल रहा था। काशीराम और मायावती की इस चाल से आग बबूला हुए मुलायम सिंह किसी भी हाल में अपने हाथों से सत्ता की डोर फिसलने नहीं देना चाहते थे। और इधर वीआईपी गेस्ट हाउस में मायावती तख्ता पलट की फुल प्रूफ योजना पर अपने सिपा सालारों के साथ बैठक कर रही थी। और उस दिन जो हुआ उसे इतिहास में गेस्ट हाउस कांड के नाम से जाना गया। दरअसल करीब 200 समाजवादी पार्टी के विधायकों और कार्यकर्ताओं ने वीआईपी गेस्ट हाउस पर धावा बोल दिया। मेन हॉल में बैठे विधायकों ने जल्दी से मेन डोर बंद कर दिया, लेकिन उत्पाती झुंड ने उसे तोड़कर खोल दिया और असहाय बीएसपी विधायकों पर टूट पड़े, उन्हें बेरहमी से पीटा। कम से कम 5 बीएसपी विधायकों को घसीटते हुए जबरदस्ती वीआईपी गेस्ट हाउस से बाहर ले जाकर गाड़ियों में डाला गया। उन्हें मुख्यमंत्री आवास ले जाया गया। उन्हें राज बहादुर के नेतृत्व में बीएसपी विद्रोही गुट में शामिल होने और मुलायम सरकार को समर्थन देने वाले पत्र पर साइन करने को कहा गया। कुछ विधायक तो इतने डरे हुए थे कि कोरे कागज पर ही दस्तखत कर दिए। इधर विधायकों को घेरा जा रहा था और उधर मायावती की तलाश हो रही थी। तभी कुछ विधायक दौड़ते हुए मायावती के कमरे में आए और नीचे चल रहे उत्पाद की जानकारी दी। इस बीच गेस्ट हाउस की बिजली और पानी की सप्लाई भी काट दी गई। इस बीच केंद्र सरकार, राज्यपाल और बीजेपी नेता सक्रिय हो चुके थे। डीएम ने मोर्चा संभाला और मायावती के खिलाफ नारे लगा रही भीड़ को वहां से बाहर किया। समाजवादी पार्टी के विधायकों पर लाठीचार्ज तक का आदेश दिया, जिसके बाद वहां स्थिति नियंत्रण में आ सकी। जिस वक्त वहां से बीएसपी विधायकों को घसीटकर सीएम हाउस ले जाया जा रहा था और मायावती के कमरे के बाहर हंगामा हो रहा था। कहा जाता है कि जब मायावती अपने कमरे में बंद हो गई थी और पूरे गेस्ट हाउस में हंगामा मचा था, तब मायावती ने अपने बचाव के लिए कई लोगों को फोन किया था। उन्हीं में से एक ब्रह्मदत्त त्रिवेदी भी थे। खैर, उस दिन मायावती तो बाल बाल बच गई, लेकिन उनकी ताजपोशी को मुलायम सिंह टाल नहीं सके। मुलायम सिंह यादव की सारी तिकड़म और साजिशें नाकाम हुई। अगले ही दिन 3 जून को काशीराम अस्पताल से बीमारी की हालत में सीधे लखनऊ पहुंचे। उनकी मौजूदगी में मायावती ने यूपी के सीएम पद की शपथ ली। मुलायम सिंह बेदखल हुए और यूपी की राजनीति में मायावती एक दबंग महिला के तौर पर स्थापित हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक। और भी बहुत से अहम किस्से हैं यूपी वाली सियासत में, फिर कभी आपको रूबरू कराएंगे। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप बने रहे खबरें अभी तक के साथ। अपना ख्याल रखें। नमस्कार।